गुड मॉर्निंग। मैं एल के झा कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी से सचिवालय सहायक की जो 38 टेस्ट सीरीज है उसके 8 पेपर के डिस्कशन के लिए उपस्थित हूँ। आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। आपका पहला प्रश्न है निम्नलिखित में किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों का नहीं था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि तंबाकू फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। हम जानते हैं कि तंबाकू की खेती जो भारत में शुरू हुई पुर्तगाली द्वारा शुरू किया गया। पुर्तगाली द्वारा भारत में तंबाकू की खेती शुरू किया गया और शुरू करने का समय था जहांगीर के काल में शुरू किया गया। और जैसा कि हम जानते हैं कि जहांगीर ने तंबाकू की खेती पर रोक भी लगा दिया था। तो तंबाकू की खेती वैदिक काल में नहीं हो रही थी। यह खेती पुर्तगालियों द्वारा भारत में प्रारंभ किया गया। पुर्तगालियों द्वारा मक्का की खेती भी भारत में शुरू किया गया। गेहूं, जौ और चावल ये वैदिक काल के फसल है। गेहूं और जौ ये वैदिक काल की मुख्य फसल है, खाद्य फसल है। चावल की खेती ऋग्वेद काल में सीमित मात्रा में होती थी। चावल की खेती नियमित रूप से उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुआ। आपका दूसरा प्रश्न है प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ। तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ। जैसा कि आप जानते हैं लगभग 300 BC में स्थूल बाहु की अध्यक्षता में लगभग 300 BC में प्रथम जैन महासभा की आयोजन किया गया, जिसमें जैन धर्म 2 भाग में बट गया, श्वेतंबर और दिगंबर। श्वेतंबर और दिगंबर ये 2 भाग में बट गया। श्वेतंबर के प्रवक्ता स्थूलबाहु है और दिगंबर के प्रवक्ता भद्रबाहु है। जैसा कि आप जानते हैं कि मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा। भद्रबाहु दक्षिण भारत चले गए। वहाँ से लौटकर आने पर जो महासभा हुई उसमें श्वेत वस्त्र धारण करने और नहीं करने को लेकर 2 भागों में बट गया, श्वेतंबर और दिगंबर। श्वेतंबर का नेतृत्व भद्रबाहु ने किया और दिगंबर का नेतृत्व श्वेतंबर का नेतृत्व स्थूलबाहु ने किया और दिगंबर का नेतृत्व भद्रबाहु ने किया। श्वेत वस्त्र धारण करना जो जैन धर्म में अनिवार्य माना गया उसे श्वेतंबर कहा गया और जो वस्त्र धारण नहीं करते थे वह दिगंबर कहलाए। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन 512 AD में यह बल्लभी में हुआ। देवार्धी क्षमा श्रवण के नेतृत्व में द्वितीय जैन महासभा की आयोजन बल्लभी गुजरात में हुआ। 512 AD में हुआ, जिसमें जैन धर्म को अंतिम रूप से जो आज हम जैन धर्म का साहित्य देख रहे हैं अंतिम रूप से संकलन किया गया। जैन धर्म के सबसे प्राचीन साहित्य आगम के अंतर्गत 14 पूर्वांग है। तीसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाती है। तो 180 देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 1884 ईस्वी में सम्मेलन हुआ वाशिंगटन में खगोलविद का, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारण किया गया, जिसके द्वारा हम समय का निर्धारण करते हैं। इससे पूरब आने पर समय में प्लस होता है और पश्चिम जाने में समय में ह्रास होता है, यानी कमी आता है। जैसा कि हम जानते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर
हमारा जो मानक टाइम है, भारत का जो मानक टाइम है वह अवस्थित है। इस कारण 5 घंटा 30 मिनट हम जो ग्रीनविच मीन टाइम है, ग्रीनविच मीन टाइम से आगे हैं। देशांतर और अक्षांश की निर्धारण जो है हमें अलग अलग बातों की जानकारी देती है। देशांतर से हमें समय की बारे में, दूरी के बारे में पता चलता है और अक्षांश से हमें जलवायु, तापमान आदि के बारे में जानकारी मिलती है। चौथा प्रश्न है कि नदी के अपर्दन कार्य से बना स्थलाकृति है। नदी के अपर्दन, नदी द्वारा जो अपर्दन की जाती है उससे बना हुआ स्थलाकृति को हम गार्ज कहते हैं। जब नदी के कारण अपर्दन होता है, इरोशन होता है और उससे जो क्षेत्र में गड्ढा उत्पन्न होता है, उबड़ खाबड़ बनता है, जिसे हम जो है गॉर्ज कहते हैं। डेल्टा नदी जब वृद्धावस्था में होती है, समुद्र में मिलने से पहले जो अपने साथ विभिन्न अवसाद ले जाता है, जिसके कारण नदी के मार्ग बहुत धीमी हो जाती है और उससे त्रिभुजाकार या अन्य आकार की आकृति बनती है, जिसे डेल्टा कहते हैं। बाढ़ का मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ मैदान है। प्राकृतिक तटबंध का अर्थ है कि जब नदी किसी कारणवश आगे बढ़ते हुए उसमें वितारिका बनती है और फिर गाद आदि जमने के कारण कुछ बड़े क्षेत्र में वह नदी दूसरे जल बहाव जो मुख्य मार्ग है उससे कट जाती है और इस प्रकार जो क्षेत्र बन जाता है वह प्राकृतिक तटबंध की तरह काम करता है। तो प्राकृतिक तटबंध जो है नदी द्वारा बनता है। नदी के अपर्दन से नहीं बनता है, लेकिन नदी की जो बहाव है उसके द्वारा बनता है। पांचवा प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष इसलिए बनाया गया क्योंकि ये सभी सदस्यों में सबसे बलिष्ठ सदस्य थे। फ्रांस में यह परंपरा रही है, सबसे बलिष्ठतम सदस्य ही संविधान जो सभा होती है उसकी अध्यक्षता करेगी। इस आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा द्वारा अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि मुस्लिम लीग ने इनका विरोध किया। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आधुनिक बिहार के निर्माण के जनक हैं। ये बिहार के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। के.एम. मुंशी भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। छठा प्रश्न है, कौन सा विशेष प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान में जो प्रावधान लिया गया है वह है संसदीय प्रणाली। भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन संसदीय प्रणाली के जनक है। संसदीय प्रणाली के जनक है, लेकिन हमने जो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया है वह कुछ अर्थों में अलग है। ब्रिटेन में संविधान का सर्वोच्च नहीं होकर वहाँ संसद का सर्वोच्चता है, जबकि भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है और भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। मूल अधिकार, संघीय प्रणाली और सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका से संबंधित जो प्रावधान है, इसमें हम बताना चाहेंगे कि मूल अधिकार और सर्वोच्च न्यायपालिका संबंधित जो प्रावधान है यह हमने अमेरिका से लिया है और संघीय ढांचा यह कनाडा से है। यह कनाडा से लिया गया है संघीय ढांचा।
7वां प्रश्न है कि सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य है, क्या है सॉफ्ट करेंसी का मीन्स। तो आपको ध्यान रखना है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। वह मुद्रा जिस मुद्रा की आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, यानी जो मुद्रा सुलभ हो, सर्व उपलब्ध हो, सब जगह उपलब्ध हो। और एक दूसरा इसके विपरीत होता है हार्ड करेंसी। इसके विपरीत होता है जो मुद्रा सुलभ से उपलब्ध नहीं हो, उसे हम हार्ड करेंसी कहते हैं। विश्व में जो महत्वपूर्ण मुद्रा है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय मांग बहुत है, उसे हम हार्ड मुद्रा कहते हैं। और दूसरा सॉफ्ट करेंसी, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, जो सरल रूप में उपलब्ध हो। एक हॉट मुद्रा होता है, तो हॉट मुद्रा भी इसी सेंस में होगा जिनमें पलायन की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। आपकी 8वीं प्रश्न है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब किया गया। तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि 245 कंपनियों को मर्ज कर भारतीय जीवन बीमा निगम बनाई गई 1956 में, और जीआईसी 1972 ईस्वी में बनाई गई। जैसा कि हम जानते हैं कि 1999 ईस्वी में इरडा की स्थापना की गई, जो भारतीय बीमा क्षेत्र के सर्वोच्च संस्था है, प्राधिकरण है। मल्होत्रा समिति के रिपोर्ट पर बीमा क्षेत्र में भारी सुधार किया गया। नौवां प्रश्न है, महात्मा गांधी और उनके विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता है। तो वह नेता अलूरी सीताराम रज्जू है, जो महात्मा गांधी के विचार से काफ़ी प्रभावित होकर इन्होंने 1920 के दशक में, प्रारंभ में 1920 के प्रारंभिक दशक में 22-23 में इन्होंने आंदोलन किया, और ये गांधीवादी नीति की तरह मदिरापान को रोकने का प्रयास किया। सत्य के प्रति पूरी तरह निष्ठावान होने पर बल दिया। जदो नाग जो है, ये भी मणिपुर क्षेत्र और नागालैंड क्षेत्र से रानी गेल्डिन्यू ये जुड़े हुए हैं। ये लोग भी गांधीवादी नीति से प्रभावित है। जैसा कि आप जानते हैं, रानी गेल्डिन्यू को नागालैंड की, जिनको रानी की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी, 1930-34 के बीच जो सबनी अवध्या आंदोलन हुआ, इसमें इन दोनों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही। ठक्कर वप्पा जो गांधी के हरिजन आंदोलन से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में कार्य किया। कबड्डी खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। आपका 10वां प्रश्न है कि कबड्डी खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो कबड्डी खेल के प्रत्येक पक्ष में हम जानते हैं कि 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी के प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। जैसा कि हम आप जानते हैं कि कबड्डी के प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। हमें ध्यान देना है कि कबड्डी खेल प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होती है। कबड्डी खेल की शुरुआत भारत से हुआ। भारत कबड्डी के कई बार विश्व चैंपियन भी रहा। ईरान भारत के कबड्डी खेल में महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी के रूप में उभरा है। कबड्डी खेल राग से जुड़ा हुआ, यानी स्वर आवाज़ से जुड़ा हुआ खेल है, जिसमें उनकी कबड्डी की जो लय है, राग है, वह रुकने के अर्थ में माना जाता है कि कबड्डी का वह प्लेयर आउट हो गया, मृत घोषित कर दिया जाता है, यानी वह प्लेयर उस खेल से बाहर हो जाते हैं। 11 प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के किस विषय पर लिखी हुई पुस्तक है। तो अर्थशास्त्र राजनीतिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है, जो
चाणक्य द्वारा लिखा गया है, जिसमें 15 अध्याय है और 180 अधिकरण है। उपभाग हम कह सकते हैं, उपभाग या अधिकरण है। इसमें लगभग 6000 श्लोक है। मौर्य प्रशासन के बारे में सबसे अधिक जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिलती है। श्याम प्रसाद शास्त्री द्वारा 1909 ईस्वी में इस अर्थशास्त्र पुस्तक की खोज से संबंधित महत्वपूर्ण पहलू जब सामने आए, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। 12 प्रश्न है, राष्ट्रीय वयोवृद्ध योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो राष्ट्रीय वयोवृद्ध योजना जो भारत सरकार द्वारा चलाई गई, इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2017 को हुआ। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2017 को हुआ। यह योजना जो भारत में वयोवृद्ध है, सीनियर सिटीजनशिप है, उनके हित से, उनकी सुरक्षा से संबंधित है। तेरह प्रश्न है कि सुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि सुआ नृत्य ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। सुआ नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित है और यह नृत्य दीपावली से पहले शुरू की जाती है और दीपावली के रात्रि में ये समाप्त होती है। यह नृत्य बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। छत्तीसगढ़ की यह महत्वपूर्ण नृत्य है। इसके अतिरिक्त चंदेरी, पंथी नाच, सेला, कर्मा आदि भी छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण नृत्य है। 14 प्रश्न है कि धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में 1972 ईस्वी से ये प्रदान किया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। धन्वंतरी जो गुप्त काल में बहुत बड़े चिकित्सक थे, आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता, धन्वंतरी को जो है चिकित्सा का भगवान भी कहा जाता है। पंद्रह प्रश्न है कि अमेरिका के वेट फूड ड्राई फूड नीति का संबंध किस देश से जुड़ा हुआ है? तो ये क्यूबा से जुड़ा हुआ है। हम बताना चाहेंगे कि 1966 में एक कानून बना, जिसमें 1995 और 2017 में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। 1966 में अमेरिका ने वेट फूड ड्राई फूड नीति के तहत जो क्यूबा से कोई भी व्यक्ति जब अमेरिका जाता है तो उसके जलयान से जाने का समय, रास्ता और अवधि कम से कम 1 वर्ष हो, जो अमेरिका में बिताया हो, उसकी ही नागरिकता देने पर विचार की जा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्यूबा फिदेल कास्त्रो द्वारा एक आधुनिक रूप दिया गया कम्युनिस्ट के प्रबल समर्थक रहा। अमेरिका के पास होकर भी ये पूंजीवादी का विरोधी रहा, जिसके कारण क्यूबा संकट 1960 के दशक में बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया। यहाँ तक कि अमेरिका ने क्यूबा पर परमाणु बम छोड़ने की भी धमकी दी थी, लेकिन रूस के प्रभाव में ऐसा नहीं कर पाया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फिदेल कास्त्रो के द्वारा क्यूबा में कम्युनिस्ट पार्टी की जो वर्चस्व बनाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका ने इस यहाँ के नागरिक के विरुद्ध एक बहुत बड़ी नीति अपनाया, वेट फूड ड्राई फूड, जहाँ पर उनको नागरिकता देने संबंधित कानून को कठोर बनाया गया। 1995 और 2017 में इस कानून में कुछ सुधार किया गया है, कुछ सुविधा दी गई है, छूट दी गई है। 16 प्रश्न आपका है कि पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंध नदी है। सिंध नदी की कुल लंबाई
कुल लंबाई जो है ये 2880 किलोमीटर है। तो ये सबसे बड़ी नदी सिंध नदी जो है पाकिस्तान गुजरने वाली है, जिसकी लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है। सतलज नदी जिसकी लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर है। चिनाब नदी जिसकी लंबाई लगभग 960 किलोमीटर है। और झेलम नदी जिसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। तो स्पष्ट है कि इस नदियों में सबसे बड़ा नदी ये सिंधु नदी है। हालांकि इस नदी के एक भाग भारत में भी बहती है, फिर भी यह नदी सिंध नदी जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। भारत से होकर गुजरने वाली सिंध नदी दूसरी सबसे बड़ी नदी है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंध नदी को लेकर और उनसे संबंधित जो सहयोगी नदियां हैं उसको लेकर भारी विवाद रहा है। 1960 में विश्व बैंक के सहयोग से सिंध नदी जल बंटवारा हुआ, जिसमें सिंध नदी का 80% जल पाकिस्तान को मिलेगी और 20% जल भारत को प्राप्त होगी। सत्रह प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2005 में शुरू किया गया था। 12 अप्रैल 2005 को मनमोहन सिंह सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था, जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में मूलभूत स्वास्थ्य सुविधा को उपलब्ध कराना प्राथमिकता थी। जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना मिशन शुरू किया गया है, आयुष्मान भारत शुरू किया गया है, जिसके द्वारा 5 लाख रुपया की बीमा कवर सालाना एक परिवार से जुड़ा हुआ है, जो लगभग 11 करोड़ परिवार को इसका लाभ मिल रही है। लगभग 55 से 60 करोड़ भारतीय व्यक्ति इसके अंदर आता है। हालांकि जो यह मेडिकल बीमा दी गई है उसका हॉस्पिटल द्वारा, डॉक्टरों द्वारा अवहेलना भी की जा रही है। सरकार को इस पर कुछ और अतिरिक्त नियम द्वारा कड़ाई से लागू करने की जरूरत है। 18 प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए। तो भारत के राष्ट्रपति होने के लिए जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है वह 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए और राज्यसभा में उनकी चुनने की योग्यता रहनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति राष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे। हालांकि इसके साथ साथ उन्हें 50 संसद का प्रस्तावक और 50 का अनुमोदन करना भी अनिवार्य है। यानी राष्ट्रपति उम्मीदवार होने के लिए 100 सदस्यों का संसद का 100 संसदों का जो है समर्थन जरूरी है, जिसमें 50 प्रस्तावक हो, 50 अनुमोदक हो। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को चुन लिया गया है। 25 जुलाई से 2022 से वो अपने कार्यरत हैं। ये स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली, राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम महिला है। प्रधानमंत्री पहला श्री नरेंद्र मोदी है। और आदिवासी जो भारत के राष्ट्रपति बने हैं, ऐसे बनने वाले प्रथम भारत की आदिवासी व्यक्ति हैं। और महिला में दूसरी महिला है जो राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रही है। 19वां प्रश्न है कि ड्रेकेंसबर्ग पर्वत यह पर्वत कहाँ है? तो ड्रेकेंसबर्ग पर्वत जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है और इसकी ऊंचाई जो है इस पर्वत की ऊंचाई जो है वह 3442 मीटर है। 3442 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है।
जैसा कि आप जानते हैं कि अफ्रीका में किलिमंजारो सबसे ऊंची चोटी है जो लगभग 6900 मीटर ऊंची है। बीसवां प्रश्न है, शेर खां के पिता हसन खां कहाँ के जागीरदार थे? तो शेर खां के पिता हसन खां सासाराम के जागीरदार थे। जैसा कि आप जानते हैं कि सासाराम के जागीरदार के रूप में शेर खां के पिता अपने पुत्र को जब ये सौंप दिया तो ये फरीद, जो शेर खां के नाम से जानते हैं, बाद में शेरशाह के नाम से शासक बना, इन्होंने सासाराम के भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी ख्याति अर्जन किया। इससे इनकी भी राजस्व में वृद्धि हुई और वहाँ के किसान भी खुशहाल रहने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि इनके प्रति, शेरशाह के प्रति उस क्षेत्र के किसान काफ़ी हमदर्दी रखने लगा। हसन खां के पिता इब्राहिम खां था जो घोड़ा के व्यापारी थे। फरीद को शेर खां की उपाधि जो है, यह उपाधि नुहानी वंश के मुहम्मद शाह बहारी नुहानी ने दिया जब उनके पुत्र जलाल के एक शेर से बचाने के उपलक्ष्य में इन्होंने दिया। जब उन युवराज को, नुहानी वंश के युवराज को शेर से बचाया तो उसके शासक ने इन्हें शेर खां की उपाधि दिया और जब चौसा के युद्ध में जीत गया तो फिर ये शेरशाह के नाम से अपने को संबोधित किया और विलग्राम के युद्ध में जीतकर यह शहंशाह का वास्तविक रूप से भारत में अपना स्थिति स्थापित कर लिया। 21 प्रश्न है कि अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार है? तो अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच मालवा का पठार है। जैसा कि आप जानते हैं कि मालवा का पठार जो अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच में है। अरावली भारत के जो है सबसे पुराना पठार है, जिसे विश्व का भी सबसे पुराना पठार कुछ भूगोलवेत्ता मानते हैं, और विंध्य पर्वतमाला जो उत्तर और दक्षिण के बीच जो है महान विभाजक रेखा माना गया है। दक्कन का पठार, इस मालवा के पठार के बाद, सतपुरा पहाड़ी के बाद दक्कन का पठार है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में अवस्थित है। 22 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भौतिकी मौलिक मात्रा? तो आप, ये साइंस का प्रश्न है, साइंस सर आपको बताए होंगे। चौबीस प्रश्न है, किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? यानी बिहार पर दिल्ली सल्तनत के कौन सा सुल्तान है जिन्होंने निर्णायक अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया? तो हम देखेंगे कि यह सुल्तान तुगलक काल में संभव हुआ। तुगलक काल में हम जैसा कि जानते हैं कि गयासुद्दीन जो है 1324 ईस्वी में बिहार पर अपना बेहतर स्थिति बना लिया। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार बंगाल में मुस्लिम राज के संस्थापक बख्तियार खिलजी है। जब लक्ष्मण सेन, सेन वंश के शासक, जो सेन वंश के अंतिम शासक है, उस समय बख्तियार खिलजी ने बिहार, उड़ीसा और बंगाल पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। ममलुक वंश, ये ममलुक वंश को आप दास वंश समझेंगे, दास वंश को ही ममलुक वंश नाम है। खिलजी वंश के बारे में आप जानते हैं कि खिलजी वंश जो दिल्ली सल्तनत के दूसरा वंश है, जो 1290 से 1320 के बीच शासन किया। तुगलक वंश, जिस वंश में गयासुद्दीन तुगलक इस वंश के संस्थापक हैं, जो 1320 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की, और भारत में पहला सुल्तान है, मुस्लिम शासक हैं जिन्होंने नहर निर्माण को प्राथमिकता दी है। पच्चीसवां प्रश्न है आपका कि क्रीदनवी श्रीकांत यह किस खेल से संबंधित है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये बैडमिंटन के
स्कूनर के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। अनेक जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने जो है पदक हासिल कर चुके हैं, विजय प्राप्त कर चुके हैं। छब्बीस प्रश्न आपका है कि थाईपुसम त्योहार कहाँ से संबंधित है? तो थाईपुसम त्योहार ये तेलुगु क्षेत्र से संबंधित, यह तमिल क्षेत्र से संबंधित है, तमिल क्षेत्र से संबंधित है थाईपुसम त्योहार। और ये मरुगन या मुरुंग, जिसे कार्तिकेय के नाम से जानते हैं, कार्तिकेय के नाम से हम जानते हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध जो है भारत के पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ देवता है। मरुगन या मुरुगन, यह संगम काल से इनका संबंध है। संगम काल में भी इनकी पूजा संगम काल से इनकी पूजा होती आ रही है। और यह पूजा सिर्फ तमिल क्षेत्र में ही नहीं, भारत से बाहर श्रीलंका आदि क्षेत्रों में भी इनकी पूजा की जाती है। ये कार्तिकेय, ये शिव के पुत्र कार्तिकेय से संबंधित हैं, जो कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति भी कहा गया है। तो उस उपलक्ष्य में ये थाईपुसम त्योहार बहुत ही प्रसिद्ध है और ये प्रत्येक साल बड़े ही धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। 27 प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति है जिन्हें भारत रत्न जो है, जिनके बारे में आपको जानना है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति है जिन्हें भारत रत्न राष्ट्रपति बनने से पहले जिन्हें भारत रत्न दिया गया। तो हम देखेंगे कि जो आपके दिए गए विकल्प है इनमें से सब सही होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि राधा कृष्णन को 1954 में भारत रत्न दिया गया, 1962 में ये राष्ट्रपति बने। और डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में दिया गया, 1967 में ये राष्ट्रपति बने। और एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में दिया गया। उसके बाद हालांकि ये राष्ट्रपति 1997 से 2002 तक ही रहे। तो जो आपका प्रश्न है उसके अनुसार इसका आंसर सभी होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार 1954 में शुरू किया गया, 1978 में जनता दल सरकार ने इसको रोक दी थी, फिर 1980 से यह पुरस्कार दी जा रही है। यह पुरस्कार जरूरी नहीं है कि प्रतिवर्ष दी जाए, यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दी जाएगी ऐसी कोई जरूरी नहीं है, आवश्यकता अनुसार यह पुरस्कार दी जाती है। अब तक भारत में यह पुरस्कार एक बार में अधिकतम 3 व्यक्ति को देने का ही प्रावधान साधारणतः रखी गई है। 28 प्रश्न है, वन इंडियन गर्ल पुस्तक किसने लिखी? तो चेतन आनंद ने यह वन इंडियन गर्ल पुस्तक लिखी। ये भारत के बहुत बड़े उपन्यासकार के रूप में अपने को स्थापित किया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इनकी कई पुस्तक है, जिसमें 5 पॉइंट समवन, वन नाइट एट द कॉल सेंटर आदि भी इनकी चर्चित पुस्तक है। तस्लीमा नसरीन ये बहुत बड़े लेखिका, बंगाल से जुड़ा हुआ है। लज्जा द्विखंड जैसी इनकी पुस्तक है। इन्हें वहाँ फरमान जारी करके कट्टरपंथियों ने इनके प्रति फरमान जारी किया है, जिस कारण तस्लीमा नसरीन वहाँ से निर्वासित है। उनतीस प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है? यानी असंगठित क्षेत्र की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है? तो हम लोग इस पर ध्यान दें कि पहला आपका है कि नौकरी कम भुगतान और अक्सर अनियमितता। ये सही है कि नौकरी में
जब हम नौकरी करते हैं प्राइवेट क्षेत्र में और संगठित क्षेत्र में, तो हमें वेतन भी कम देती है और वहाँ हमारी नौकरी भी अनिश्चित रहती है। रोजगार सुरक्षित रहती है, तो यही आपका आंसर होगा, जो नहीं होता है, क्योंकि रोजगार हमारी सुरक्षा नहीं होती है। संगठित क्षेत्र में हमारी रोजगार की सुरक्षा होती है। छोटे छोटे बिखरे हुए पैमाने पर सरकार नियंत्रण से बाहर रहने वाली ये संस्था होती है, ये भी सही है। ओवर टाइम, वैतनिक अवकाश, छुट्टियां आदि की कोई प्रावधान नहीं होती है, तो ये सभी जो है आपका सही है। आंसर आपका ये होगा, संगठित क्षेत्र में रोजगार हमारी सुरक्षित होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में लगभग 93% जो नौकरी है वह असंगठित क्षेत्र में ही है। 30वां प्रश्न है कि बिहार में प्रारंभ तुर्की गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है, तो तब ताके ये नासरी मिनहाज उस सिराज की ये पुस्तक है। यह पुस्तक मिनहाज उल सिराज की पुस्तक है, जो भारत के बारे में प्रारंभिक सल्तनत काल की जानकारी का एक बड़ा स्रोत है। और इस पुस्तक में बिहार में तुर्की गतिविधियों के बारे में भी जानकारी मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह पुस्तक 1246 में जब महमूद नासिरुद्दीन भारत के सुल्तान हुआ, दिल्ली के सुल्तान बने, उनके दरबारी थे और उन्हीं के काल में ये तबकाके ए नासरी पुस्तक मिनहाज उस सिराज द्वारा लिखा गया। अकबरनामा अबुल फजल की जो है पुस्तक है। 31 प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यह प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में मिलता है। 15 में यह कहा गया है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले कोई भी व्यक्ति हो, उन्हें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या किसी भी स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं की जाएगी। यानी सार्वजनिक स्थानों के उपयोग में सब आदमी को बराबर अधिकार है। अनुच्छेद 18 में वंशगत उपाधि जो है, वंशगत जो उपाधियां हैं उसको समाप्त किया गया है। 23 में जो शोषण, हमें बलात् श्रम करते हैं, बलात् श्रम एवं मानव दुर्व्यापार और व्यवहार को इसमें रोकने का प्रयास किया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 21 को बहुत ही विस्तृत 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत सरकार मामला में सुप्रीम कोर्ट ने कर दी, जिसमें स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, हमें मान सम्मान के साथ जीने, ऐसे बहुत सारे प्रावधान भी जो है इसके अंतर्गत ही आता है। जैसा कि हम 23 में जानते हैं कि बलात् श्रम और मानव दुर्व्यवहार व्यापार नहीं कर सकते हैं। और अनुच्छेद 18 में जो वंशगत उपाधि थी वह समाप्त कर दी गई है। केवल योग्यता के आधार पर हम उपाधि अर्जन आज भी कर सकते हैं। हम्म 32 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से सभा के सदस्य कह सकते हैं कि मंत्रियों की परिषद में कोई विश्वास नहीं है। तो आप इसको ये समझिए कि इस तरह का विचार हम केवल लोकसभा में ला सकते हैं। लोकसभा के जो सदस्य हैं ये अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। लोकसभा में बहुमत सरकार ही अपने को जब तक रख पाएंगे तब तक वह शासन करेंगे।
तो लोकसभा के सदस्य मंत्रिपरिषद के विरुद्ध या एक मंत्री के विरुद्ध यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। 33 प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मैसूर के विरुद्ध कितना युद्ध लड़ा गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 4 युद्ध लड़ा गया। 4 युद्ध लड़ा गया 1767 से 69, दूसरा ये पहला युद्ध है। दूसरा युद्ध 1780 से 84, तीसरा युद्ध 1790 से 92 और चौथा युद्ध जो है 1799 में। 1799 में टीपू युद्ध करते हुए मारा गया। इस प्रकार मैसूर राज्य जो टीपू का था वह समाप्त हो गया। चौंतीस प्रश्न है मुगल की सेवा में शामिल होने के लिए कोई हैसियत अथवा पद प्राप्त करने वाला कहलाता था। तो मनसबदार। मनसबदार ये मनसब शब्द जो अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पद नाम। इसके अंतर्गत जात और सवार आता है। जात से रैंक निर्धारित होती है और सवार से उनके वेतनमान। यह मंगोल की सैन्य पद्धति पर आधारित थी। 1574 ईस्वी में अकबर ने इसे लागू किया और फिर समय समय पर इसमें भारी परिवर्तन हुआ। अबुल फजल ने 66 प्रकार के मनसबदार का उल्लेख किया है, लेकिन प्रयोग में 33 प्रकार का ही कार्य होती थी। यह सैन्य असैन्य दोनों प्रकार के कार्य करते थे। यह मुगल प्रशासन की रीढ़ थी। 35 प्रश्न है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले रेखा, यानी आपका जो 35 प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। तो यह देशांतर रेखा है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मिलाने वाली रेखा है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह देशांतर रेखा है। देशांतर से हम समय की ज्ञान प्राप्त करते हैं। किसी भी वृत्त से जो कोणीय दूरी होती है उसे हम अक्षांश कहते हैं। अक्ष जो उत्तर और दक्षिण से जुड़ा हुआ है, जिस ऑर्बिट पर पृथ्वी घूमती है। तो जैसा कि आप जानते हैं विषुवत वृत्त 0 डिग्री विषुवत वृत्त कहलाता है। छत्तीस प्रश्न है दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है। तो 37.6 उत्तरी से 4 8-4 उत्तर तक, 8-4 से 37-6 तक ये उत्तरी विस्तार है। जबकि पूर्वी देशांतर जो विस्तार है भारत का, देशांतर जो विस्तार है वह 68.7 से लेकर 97 डिग्री 25 तक। तो 68.7 से लेकर 97 तक डिग्री तक हमारा ये विस्तार है जो पूर्वी देशांतर में हम अवस्थित है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का विस्तार 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है, जो विश्व की कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। सैंतीस प्रश्न है प्रथम विश्व संस्कृत पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। तो महाचक्री श्रीनथर धर को ही दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये थाईलैंड से जुड़ा हुआ है और हम लोग ये भी 2016 में यह पुरस्कार दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशिया में जो भारतीय सभ्यता सांस्कृतिक भाषा का बहुत ही प्रचार प्रसार है, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि देशों में भारतीय धर्म समाज संस्कृति की बहुत ही
महत्वपूर्ण भूमिका है। उस क्षेत्र में जो भारत की सभ्यता है, सांस्कृतिक है, उसकी झलक मिलती है और महाचक्री श्रीधरन को इसी आधार पर यह पुरस्कार दिया गया है। अड़तीस प्रश्न है ये प्रिजन्स स्क्रैप बुक किनके द्वारा लिखा गया है। तो 38 प्रश्न जो आपका है कि इस बुक के लेखक कौन है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बुक के लेखक एल.के. आडवाणी है। एल.के. आडवाणी द्वारा यह बुक लिखी गई है। और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि माई लाइफ माई कंट्री पुस्तक भी एल.के. आडवाणी द्वारा लिखा गया है। एल.के. आडवाणी भारत के प्रसिद्ध जनता पार्टी के उप प्रधानमंत्री और अध्यक्ष पूर्व में रह चुके हैं। ये बीजेपी के संस्थापक में महत्वपूर्ण इनकी भूमिका रही है। किस राज्य में रामायण मानस, आपका प्रश्न है कि किस राज्य में रामायण मानस शुरू किया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रामायण मानस की शुरुआत केरला राज्य में हुआ है। केरला राज्य में जो है रामायण मानस की शुरुआत हुआ है। केरला राज्य में रामायण मानस की शुरुआत किया गया है। यह जुलाई 2022 में शुरू किया गया है। जुलाई 2022 में यह शुरू किया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामायण से संबंधित जो है इसकी मुख्य कार्य प्रणाली है। 40 प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का विषय क्या है। तो वास्ट टू वेल्थ, हम जो वेस्ट करते हैं, जो कुछ हम बर्बाद करते हैं, यानी जो अवशिष्ट पदार्थ है, उस अवशिष्ट पदार्थ को हम कैसे धन में बदलें, कैसे उसका बेहतर प्रबंधन करें, इससे संबंधित स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का विषय है। जैसा कि आप जानते हैं 2015-16 से स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट भारत में जारी की जाती है, जिसमें इंदौर सबसे बेहतर पोजीशन पर है। 2015-16 से इसकी शुरुआत हुआ है और ये इसमें इंदौर सबसे बेहतर पोजीशन पर भारत में जो है नगरों में रहा है। हेलो किस देश ने शुरू किया है नई भुगतान प्रणाली। तो यह हेलो नया प्रणाली जो भुगतान का है, यह रूस द्वारा शुरू किया गया है। यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रही है, उस संदर्भ में वित्तीय भुगतान को अधिक बेहतर, सरल, सहज बनाने के लिए, कठिनाइयों को दूर करने के लिए हेलो नई भुगतान प्रणाली रूस ने शुरू किया है। 42 क्वेश्चन साइंस का आपका है, जो सर पढ़ाए होंगे। क्वेश्चन है बिहार दिवस के अवसर पर हाइपर कॉलिन इंडिया द्वारा पुस्तक की घोषणा की गई है। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, जो शुरू की गई है, यह बिहार के स्थापना दिवस से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाती है, क्योंकि 22 मार्च 1912 को यह नोटिफिकेशन निकली कि अब बिहार एक बंगाल से अलग राज्य जो है अस्तित्व में आएगी, और ये औपचारिक सरकारी घोषणा थी। इसलिए बिहार दिवस 22 मार्च 1912 को जो पहली नोटिफिकेशन आई थी, उसके आधार पर 22 मार्च को बिहार में बिहार दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1912 को बिहार विधिगत रूप से लीगल रूप से एक स्टेट बन गया।
44 प्रश्न है, राजस्थान के माउंट आबू पर दिलवारा मंदिर किसके समर्पित है? यह किसके लिए समर्पित है? तो जैन तीर्थकर के लिए समर्पित है। जैसा कि जानते हैं कि दिलवारा का जैन मंदिर, जो मंदिर तो बहुत छोटी है, लेकिन यह मंदिर अपने नक्काशी के लिए विश्व विख्यात है। विश्व भर में विख्यात है इस मंदिर के। जैसा कि आप जानते हैं, इस मंदिर की सबसे बड़ी बात है कि ये श्वेत मार्बल का है और इसको बनाने वाला विमल बसाही या शाही कहिए, इन्हीं के द्वारा यह मंदिर बनाया गया है। यह मंदिर जो राजस्थान में है, माउंट आबू पर, जैसा कि जानते हैं कि माउंट आबू अरावली पर्वत से संबंधित है। यहाँ बड़ी ही भव्य मंदिर जैनियों का है, बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी है। 45 प्रश्न है, नर्मदा घाटी और विंध्य के दक्षिण भाग के पश्चिम में एक क्षेत्र है जिसको कहा जाता है तो निमाड़। वह क्षेत्र जो नर्मदा घाटी और विंध्य पर्वत के दक्षिण भाग के पश्चिम भाग के एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, यानी दक्षिण पश्चिम से जुड़ा हुआ है, तो वह क्षेत्र कहलाता है निमाड़। और यह जो है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है। (46) प्रश्न है, विशेष जनजाति की जनसंख्या में नंबर 1 स्थान पर राज्य है, यानी सबसे अधिक जनजाति किस राज्य में है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे अधिक जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति है। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश से 6 MP लोकसभा के लिए चुनी जाती है, जो किसी राज्य से चुने गए सबसे अधिक संसद सदस्य होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 8.6% जो है ST है, जिसमें सबसे ज़्यादा ST मध्य प्रदेश में है। जैसा कि आप जानते हैं कि ST उसे कहा जाता है आदिवासी जो यहाँ के मूल निवासी हो और मुक्त पहाड़ी पर्वत पठारी क्षेत्र में ये रहते हो, जंगल कंद फल फूल से ये अपना जीविका चलाते हो और पशुपालन इनके जीवन का आधार हो। हालांकि उस क्षेत्र में भी अब आधुनिकता का प्रवेश बढ़ रही है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वर्तमान में अब जो है भील जनजाति हो गई है, दूसरा गोंड है और तीसरा संथाली। ये भारत की 3 प्रमुख जनजाति है। 47 प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का आवरण किया है? तो यह जो है प्रतिमा का आवरण गुजरात में किया गया है। गुजरात के मोरबी में जो है यह जो है प्रतिमा का जो आवरण किया गया है और यह हनुमान जी का 108 फीट की मूर्ति है। 48 प्रश्न है कि जीवाश्म पार्क के जीवाश्म कितने साल पुरानी होनी चाहिए, यानी जीवाश्म पार्क के लिए जीवाश्म की अवधि कितनी होनी चाहिए? तो ऐसे जीवाश्म 30 से 40 मिलियन वर्ष पुरानी होनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि जीवाश्म से हमें प्राचीन काल को जानने में, उस काल के अवशेष से हमें विभिन्न प्रकार की जो है महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। उनचास प्रश्न है कि ऐसे राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताएं जिन्हें अत्यधिक आकर्षित बमानी दादर, जिसे सूर्यास्त बिंदु के नाम से जाना जाता है, वह पाया जाता है। तो कन्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है, जहां बमानी दादर, जिसे सूर्य अस्त बिंदु के नाम से भी जाना जाता है, जो बहुत ही आकर्षित है, यह मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है।
आपका 50वां प्रश्न है कि पक्षी देखने के लिए सबसे अच्छा पार्क इसमें से पार्क कौन होगा? तो सतपुरा के पार्क जो कि घना वन जंगल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सतपुरा की पहाड़ी में जो पार्क है वहाँ हम सबसे ज़्यादा पक्षी की विविधता और विभिन्न किस्मों की नस्ल की देख सकते हैं। धन्यवाद।